आई होप ये सबका पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा इलैबोरेट नहीं कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई। क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में आप सब पढ़ चुके हैं। तो हम और थोड़ा-सा बता देंगे कि उसमें मेन चीज़ क्या है। हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम इतना पढ़ें, तो 1897 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब? हाँ, 7 अक्टूबर को। हुँ। कैथोड है हमारे पास। सो के ही आती हो? गुड मॉर्निंग। पूरा का पूरा गुड आफ्टरनून भी खत्म हो गया है। गुड इवनिंग हो गया है। गुटेन अबेंड हो गया है। गुटेन अबेंड हो गया है। वहीं पढ़ा चुके काफ़ी चीज़ें। ये तो लास्ट चीज़ चल रही है। लास्ट चल रहा है, बिल्कुल एंडिंग में हो रहा है। ऐसी बातें पूछोगी? दिख रहा है तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर? हेडिंग पढ़ी हुई दिख रही है। पहला टॉपिक दिख रहा है, उसके बावजूद पूछ रही हो। नहीं, नहीं हमने नहीं बोला, ये तुमने बोला। हमने कहा कैथोड इलेक्ट्रोड ये लिया है, ये नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोड इसलिए नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि बैटरी के नेगेटिवली टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज एनोड इसलिए है क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस ट्यूब का नाम डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या नाम है? डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है यू टाइप शेप है उसका और उसमें कोई गैस फील्ड है और गैस बहुत ही कम अमाउंट में। अगर आप प्रेशर देख रहे हो तो 0.01 mmHg यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में गैस ली गई है। ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो चीज़ नहीं हो पाएगी। बैटरी बहुत ही हाई वोल्टेज के लिए है, प्रेशर बहुत ही कम है। ठीक है ना? तो ये हम अभी पढ़ ले रहे हैं लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो कई बार किया था। तब जाके रिजल्ट ये निकल पाया था कि ये हाई वोल्टेज की बैटरी और लो प्रेशर की लो प्रेशर उसमें करेंगे तब हमसे यहाँ से एक रेज़ टाइप से एमिट होगी। तो यहाँ से है क्या? अभी तो यहाँ से क्या है, जैसे ही आप करेंगे ना इसमें, यहाँ से जैसे ही इसका स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से इस टाइप की रेज़ एमिट हो जाएगी। ठीक है ना? तो अगर ये रेज़ यहाँ पर हमें दिख रही है कि आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको देखने के लिए यहाँ पर कोटिंग की गई जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई, ध्यान रखना। जो लाइट यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई ताकि हमें ये पता चले कि भाई यहाँ पर लाइट आ रही है, शाइन करेगा, फ्लोरेसेंट मटेरियल है, जिंक सल्फाइड। ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये सेटअप हमारा है, ये डिस्चार्ज ट्यूब कनेक्टेड विद हाई वोल्टेज बैटरी फॉर द डिस्कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सेटअप है। अब इसके बाद इसमें और प्रॉपर्टीज की गई, जैसे कि इसका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा था? इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ चीज की जो ये रेस थी हमारी, जो ये रेस थी, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। अगर इतना नहीं लिखा जाए, हाई वोल्टेज लिखा है तो चल जाएगा काम। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये ध्यान रखें, नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है इसलिए कैथोड है। जब इस तरह का सेटअप किया गया तो यहाँ पर कोटिंग की गई और यहाँ से लाइट निकली और यहाँ पर हमें साइन यहाँ पर हुआ। यहाँ पर साइन होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद इसमें हमें और भी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया। ये जो सेटअप है, ध्यान रखो, जैसे थॉमसन की हम बात क्यों करते हैं, 1897 में उन्होंने बताया था। इससे पहले ही ऐसा कोई सेटअप गोल्डस्टीन ऑलरेडी बता चुके थे।
1886 में। लेकिन वो केवल इस टाइप से बताया कि एक टाइप की रेज़ इमिट होती है। उसके बाद वो कोई प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन नहीं कर पाए। इसलिए उनका बहुत बड़ा रोल नहीं लिया जाता है, नाम नहीं लिया जाता है। जबकि सब कुछ वो बता चुके थे। लेकिन इन्होंने बाकायदा प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ डिफाइन किया। अब इसके बाद जैसे कि अगर आपको पता करना है कि इस पर कौन-सा चार्ज है, जो रे इन रेज़ पर कौन-सा चार्ज है, तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो ये किस डायरेक्शन में मुड़ जाएँगी? अपोज़िट डायरेक्शन में मुड़ गई। अब कोटिंग यहाँ पे की गई बराबर। अब रेज़ जो यहाँ जा रही थी, अब वो नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो ये डेविएट हो गई। इसका मतलब है कि इन रेज़ पर चार्ज था और वो चार्ज था नेगेटिव, क्योंकि पॉज़िटिव की ओर टर्न हो रहा था, इसलिए। तो इन पर चार्ज कौन था? कैथोड रेज़ आर नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रेज़ जो थी वो कैसे थी? नेगेटिवली चार्ज थी। इतना पता चल गया। क्या अगर जैसे आपको खड़ा कर दिया जाए सनलाइट में, है ना? तो क्या वो हमको धक्का दे सकती है, पुश कर सकती है सनलाइट? नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास मास नहीं होता है। सनलाइट पुश नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास मास नहीं होता है। क्या? रेडिएशन है लेकिन मास नहीं है उसके पास। प्रेशर है ना, लेकिन उतना बहुत ही कम है प्रेशर, नहीं कर सकती है। इतना देर खड़े हैं नहीं करेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसपे यार व्हील भी रख दो ना जहाँ पर है। अगर केवल सनलाइट पास कराओगे, एयर नहीं होगी ना तो नहीं कर सकती है। वो जो तुम बता रहे हो उसमें एयर का रोल है। सनलाइट केवल पास कराएँगे तो नहीं करेगा, मास नहीं होता है, ई इक्वल टू एच न्यू, मास नहीं है उसके पास। यहाँ पे देखो, अगर इसके बाद यहाँ पर ये लगाया गया, देखो इधर एक इस टाइप का व्हील लगाया गया, इस टाइप का व्हील लगाया गया। इस व्हील को इसने रोटेट कर दिया गया, बहुत ही लाइट व्हील लगाया गया है, बहुत ही लाइट व्हील। इस व्हील को रोटेट कर दिया गया, इसका मतलब इसके पास मास था कुछ ना कुछ। इसके पास क्या था? मास था, क्योंकि इसने व्हील को रोटेट कर दिया गया है। इस व्हील की शैडो भी यहाँ पे पीछे मिली। यहाँ पर अगर हमने लिखी, इस व्हील की शैडो भी मिली। शैडो तभी मिलती है जब कोई भी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कोई भी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तभी शैडो मिलती है। तो शैडो से पता चला कि इसकी जो कैथोड रेज़ है, कैथोड रेज़ नेगेटिवली थी। कहाँ पर? नहीं, नेगेटिवली है भाई। दिख नहीं रहा लोगों को। स्ट्रेट लाइन। ये आप कैसे पता करेंगे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन? उसकी शैडो बन रही थी। इसकी शैडो कहाँ बन रही थी? पीछे। इसका मतलब ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। शैडो बनती है, इसका मतलब वो ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, अदरवाइज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं हो रहा है। इसीलिए, क्योंकि शैडो बनती है। कैथोड जो रेज़ थी वो कैथोड इलेक्ट्रोड से ही ओरिजिनेट हो रही थी। कैथोड कोई भी ले सकते हो, आप 2 में से कोई एक ले सकते हो। जैसे कि अगर आप बात करोगे ज़ेडन और कॉपर की, तो ज़ेडन एनोड हो जाएगा, कॉपर कैथोड हो जाएगा। मतलब वैसा ही है पूरा। तो यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट वो लिए मेटल, उसको एक एनोड का काम करेगा, एक कैथोड का काम करेगा, बस इसलिए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पर बस हमने कैथोड, उस वहाँ पे कैथोड हमारा पॉज़िटिव था, याद है? कैथोड पॉज़िटिव था। यहाँ पर हमने बताया, उसको हमने किसके टर्मिनल से जोड़ दिया? बैटरी के नेगेटिवली टर्मिनल से जोड़ दिया, बस वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है। इसको पॉज़िटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो पॉज़िटिव हो गया है, बस। डेविएशन होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन हो जाएगा। इन्होंने और भी निकाला। इसके एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, या इलेक्ट्रॉन नाम जे.जे. थॉम्पसन ने नहीं दिया, इन्होंने केवल कैथोड रेज़ बताया। बाद में किसी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ठीक है ना? जे.जे. थॉम्पसन ने इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया, उन्होंने कैथोड रेज़ केवल बोला। बाद में उनका आगे चल के नाम इलेक्ट्रॉन पड़ा। तो कैथोड का जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो फिक्स होता है। वो क्या होता है? फिक्स होता है। 758,820 इंटू 10 की पावर 11 कूलम्ब केजी इनवर्स। ये चार्ज फिक्स होता है, चार्ज बाई मास रेशियो। यहाँ पर आप कोई भी गैस लेते हो, कोई भी गैस लेते हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस। चार्ज के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ द गैस। तो जो इन्होंने चार्ज बाई मास रेशियो निकाला, लेकिन मास नहीं निकाल पाए। क्या नहीं निकाल पाए? मास नहीं निकाल पाए, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का मास ये नहीं निकाल पाए। हाँ, नेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए अलग-अलग आएगा, इसलिए उसको याद भी नहीं करना है।
लेकिन जो जिसका मास था ये आपको याद रखना है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये मुलिकन ने निकाल के बताया आप। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास आपको याद रखना है क्योंकि कैलकुलेशन में आगे काम आएगा। तो आपके पास कैथो इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टी है बेसिक 1897 में डिस्कवर हुआ था, जे थॉमसन द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसलिए क्रेडिट पूरा इनको जाता है। इनको क्रेडिट क्यों जाता है? क्योंकि इन्होंने और भी प्रॉपर्टी डिफाइन की, चार्ज बाई मास रेशियो, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, नेगेटिवली चार्ज, इसके पास मास होता है, ये सारी प्रॉपर्टी बताई। गोल्डस्टीन ने कुछ नहीं बताया था, सेम चीज बताई थी लेकिन बताया कुछ नहीं था उन्होंने। इसी तरह से सेम चीज देख लो प्रोटॉन में। प्रोटॉन में क्या बताया, यहाँ से भी एक टाइप की रेज आ रही है, एक टाइप की रेज यहाँ से भी आ रही है, तो उसको प्रोटॉन बोला। बस सारी की सारी चीजें सेम है, डिस्कस ना करो ज्यादा अच्छा है। उस प्रोटॉन पे चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, उसके पास भी मास होगा, वो भी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन करेगी, उस पर चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि डेविएट हो जाएगा वो निगेटिवली फील्ड में। अच्छा, प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपका? 1.67 27 kg। ये जो प्रोटॉन है ये आपका डिस्कवर हुआ था 1909 में, 1909 में, ठीक है ना, रदरफोर्ड में, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हाँ, किसका? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? नहीं, ये डिस्कवर मुल्किन ने किया, इसका ईयर नहीं है, ये इसका मास का ईयर नहीं बता रहे हैं, प्रोटॉन कब डिस्कवर हुआ ये बता रहे हैं। हाँ, प्रोटॉन ये हुआ था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था 1897 में, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था 1897 में। केवल ये दो पार्टिकल डिस्कवर हुए, तो स्टार्टिंग में यही माना गया कि भाई केवल दो ही पार्टिकल हैं जो एटम को क्या करते हैं, एटम में केवल दो ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, केवल दो टाइप के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हुआ था और प्रोटॉन से पहले ही थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, प्रोटॉन से पहले ही अपना मॉडल दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया कि एटम न्यूट्रल होता है, तो एक टाइप का पार्टिकल वो डिस्कवर कर चुके थे, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं दूसरा टाइप का पार्टिकल था, तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिया। उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है आ, वो सीड की तरह एम्बेडेड होता है, सीड की तरह क्या होता है, एम्बेडेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, एंड जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज है आपका, वो क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है। पॉजिटिवली चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है। थॉमसन मॉडल, दो पॉइंट इसके भी ध्यान रखो कि पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट ओवर द स्फीयर, एक नेगेटिवली चार्ज आर एम्बेडेड इन इट, और एटम होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो टोटल ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, वो ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो अब इसके कुछ नाम है, क्या है, जैसे कि वाटरमेलन मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल। रेजिन मतलब क्या होता है, और पुडिंग का मतलब हलवा। हाँ, हलवा ही होता है, चेक करो, हलवा ही होता है, चेक करो। हम पुडिंग का मतलब हलवा ही होता है, हलवा में अगर किशमिश पड़ी हुई है बस वही रेजिन पुडिंग मॉडल है, सही बता रहे, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। इस टाइप से कोई भी है चीज है, उसमें वो बीज की तरह अगर फंसा हुआ शेड की तरह, तो वो हमारा है रेजिन पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल, थॉमसन मॉडल, है कि नहीं है? पुडिंग का मतलब क्या है, वही है ये, हलवा ही है वो। हाँ, हलवा। इस चीज को अच्छा कई दिन तक मॉडल रहा, जैसे 1897 में इन्होंने मॉडल दिया तो 1909 तक रहा पूरा मॉडल, 12 ईयर ऐसा ही मॉडल चला। लोगों ने बिलीव किया कि भाई जो थॉमसन बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, क्योंकि वो बड़े जो रदरफोर्ड थे उनके भी स्टूडेंट थे वो, तो इन्होंने सही मान के किया। तो फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने कहा भाई हमारे गुरु जी ने ये मॉडल दिया है तो बिल्कुल सही दिया होगा, गलत तो कुछ उन्होंने बताया नहीं होगा, तो इसलिए इसको सही मान के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा, ठीक है ना। किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है वो, इस इसके देखो उस समय ड्रॉबैक कुछ नहीं था,
जब तक रदरफोर्ड मॉडल नहीं आया इसका कोई ड्रॉबैक नहीं था। लेकिन आज के समय में हम ये ड्रॉबैक बताएँगे कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन परफॉर्म्ड बाय ही कुड नॉट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट परफॉर्म्ड बाय अदर साइंटिस्ट। सही आता है। छोड़ दे सब चीज़ें। और पता चले बेसिक भाई थ्योरी है, थ्योरी चीज़ें हैं, आपको बेसिक पता चले सब गायब हो गया है तो वैसे 9th-10th में, लेकिन ज़्यादा नहीं बता रहे इसीलिए हम ज़्यादा नहीं बता रहे कि पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करें। बताने को तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं, खाली ऊपर-ऊपर का आपको ओवरव्यू दे रहे हैं बस। हुँ। हाँ, ड्रॉबैक इसका यही है, उस समय तो इसका कोई ड्रॉबैक नहीं था। उसका ड्रॉबैक था ही नहीं जब बना था ये। आज की डेट में हम ये बता रहे हैं क्योंकि न केवल उसके जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें हाँ, ड्रॉबैक इसका उस समय ड्रॉबैक नहीं था, आज के हिसाब से ये बताते हैं, ही कुड नॉट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स परफॉर्म्ड बाय अदर साइंटिस्ट। जो अदर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट परफॉर्म किया, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, उसमें से केवल रदरफोर्ड ही है। इन्होंने ये सब कुछ कर दिया, फिर आगे रदरफोर्ड के बाद जिसने भी मॉडल दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा, रदरफोर्ड में बेसिकली आपको याद क्या रखना है, रदरफोर्ड में याद क्या रखना है, पहला ये है अच्छा उसका सेटअप देख लो थोड़ा-सा। कह रहे हो अभी सब लोग कह रहे थे कि भाई सब कुछ पता होगा। यहाँ पे कौन-सा एलिमेंट रखा जाएगा बताएँ ज़रा? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हाँ, इसके पहले रेडियो एक्टिव की डिस्कवरी हो चुकी थी। क्यूरी ये ब्लॉक है, लेड ब्लॉक है। ये इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ रखेंगे तो चारों तरफ से वो रेज़ इमिट करेगा। तो हाँ, हमें एक ही साइड से रेज़ इमिट करानी, सारी तरफ को ब्लॉक रखना है, तो पीछे ना जाए। हाँ, अच्छा लेड ही क्यों लिया है? लेड ही क्यों लिया है? चुप रहो भाई, ज़्यादा आता तो फिर बाहर जाओ, हम भगा देंगे तुरंत। लेड ही क्यों लिया है? लेड ही क्यों लिया है? लेड इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है। मेटल में लेड पुअर होता है इसीलिए लेड लिया गया है। लेड नहीं अब्ज़ॉर्ब करेगा, जो रेडिएशन है ये अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। बाकी अगर आप कोई और मेटल रखेंगे इसकी जगह पे तो वो ही अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वो हीट हो जाएगा, वही अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो ये अब्ज़ॉर्ब नहीं करता इसलिए लेड लिया गया है। इसके पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज हो चुकी थी जो क्यूरी के द्वारा की गई थी, है ना? हेनरी बेकुरेल और क्यूरी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर रेडियो एक्टिव का ऐसा सोर्स लिया गया है जो केवल अल्फा इमिट करे, ओनली अल्फा इमिट करे ऐसा सोर्स लिया गया है। और यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल ली गई, इतनी पतली ली गई है जिससे कि आपको जो पॉलीथीन है उसका 1000 टाइम थिक कर दिया गया है, उतना थिन कर दिया गया है, उतना पतला लिया गया है। तो इसमें ताकि एटम्स दूर-दूर हों, एटम्स क्या हों? दूर-दूर हों। तो जब इस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराने से पहले वो ये क्या सोच रहे थे? ये अल्फा कैसी होती है? पॉज़िटिव होता है? इसके पहले से क्या सोच रहे थे कि भाई कि पॉज़िटिव क्या उन्होंने ये मॉडल देखो, यहाँ पर सब जगह पॉज़िटिव था, यहाँ पे कहीं नेगेटिव था थोड़ा-सा। तो सोच रहे थे कि भाई पॉज़िटिव है सारी की सारी वापस आएँगी। कराने से पहले वो यही सोच रहे थे कि सारा का सारा पॉज़िटिव है। कराने से पहले सोच रहे थे कि भाई सारी की सारी रेज़ वापस आएँगी। कुछ बहुत सीधी जा सकती है, जहाँ पर नेगेटिवली चार्ज स्ट्रेट लाइन में मिल गया तो वहाँ पर सीधी जा सकती है ना? तो इस टाइप से सोच रहे थे, लेकिन जब कराया तो रिज़ल्ट से वो सरप्राइज़ हो गए। उन्होंने उसमें क्या याद रखना है, पहला मैक्सिमम जो लाइन्स है पासेस इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से जब सीधी निकल गई मैक्सिमम, इससे उन्होंने कंक्लूज़न क्या निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी। इससे कंक्लूज़न ये निकला कि एटम का बहुत सारा जो स्पेस था वो एम्प्टी होता है, भरा नहीं होता है पूरा। पहला कंक्लूज़न ये निकला। दूसरा ये निकला ओनली फ्यू रेज़ रिफ्लेक्टेड एट सम एंगल्स। कहने का मतलब ये था, ये देखो ऐसा, बहुत ही कम रेज़ इस तरह से वापस आई।
कुछ एंगल पे ये देख रहे हो, कुछ एंगल पे आ गई। थर्ड, 1 in 20,000 बाउंस बैक। जो सोच कह रहे थे कि वापस सारी आएंगे, तो केवल 1 out of कितने में से 20,000 में से वापस आई। तो इन दोनों से कि भाई फ्यू रेज कुछ एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रही है, और केवल 20,000 में से एक आ रही है। इसका इस पॉइंट से ये पता चल रहा था कि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज था, केवल दूसरे पॉइंट से ये पता चल रहा था कि जो न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज था स्प्रेड आउट नहीं है, स्प्रेड आउट नहीं है, ये इस पॉइंट से पता चल रहा था। 20,000 में से केवल एक रन आई, इसका मतलब था कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो सेंट्रलाइज्ड है। अगर ये नहीं करते तो हमारा एटम का स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता था। लेकिन इसको मिला के कह रहा है 1 आ रहा है केवल, यानी कि केवल टकराने के बाद एक ही जगह वापस आ रहा है। तो उसमें केवल जो पॉजिटिव चार्ज है केवल एक जगह पे है, केवल एक जगह पे। इसलिए वो कंसंट्रेटेड है, सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए ये बोला गया। और इसी को इन्होंने बोला प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस बोला, क्या बोला न्यूक्लियस। उसमें क्या बताया उन्होंने, प्रोटॉन वहां पे होते हैं। जो ये सेंट्रलाइज्ड है इसको क्या बोला इन्होंने, न्यूक्लियस। इन्होंने सबसे पहले क्या नाम दिया इसका, न्यूक्लियस। इसमें क्या बताया है यहाँ पे, प्रोटॉन होते हैं। क्या बताया इन्होंने, प्रोटॉन होते हैं। और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन भाई बाहर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसने बताया कि बाहर है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ बताया, बाहर बताया। सेकेंड वाले से ये पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज फैला नहीं हुआ है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट नहीं था। सेकंड और थर्ड को मिला के ये पता चला कि भाई वो सेंट्रलाइज्ड है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये नहीं पता चल रहा है कि भाई सेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब एक से ज्यादा जगह भी हो सकता है, लेकिन केवल एक ही आ रहा है, यानी कि बहुत ही कम। इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज केवल फिक्स है, एक ही जगह पे है, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। ये हमारा केवल ये जो देख रहे हो आप, ये रदरफोर्ड का देख रहे हो मॉडल, ये किसका देख रहे हो, रदरफोर्ड का। तो जो थॉमसन ने मॉडल दिया था पूरी तरह से गलत हो गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व करेगा, बिल्कुल करेगा। हुँ? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, ये बहुत सारा स्पेस एम्प्टी था, यहाँ कुछ था ही नहीं। तो एक जो इलेक्ट्रॉन था वो केवल एक बाहर है। उन्होंने केवल बताया कि बाहर है भाई, एटम के चारों ओर कहीं भी होगा, बाहर होगा, कहीं भी होगा। वो प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाए, इसीलिए तो मैक्सवेल ने डिस्प्रूव किया इसको। इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, न्यूक्लियस के पास नहीं है, बीच में बहुत सारे स्पेस है भाई, इलेक्ट्रॉन इधर-उधर बाहर भी कहीं भी घूम रहा है। इस तरह बताया, ठीक है ना? वो केवल इसी तरह बताया, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भाई बस रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए बताया उन्होंने। हाँ, बैलेंस करने के लिए, प्लस चिपक जाएगा। अब लेकिन यही मैक्सवेल आ गए यहाँ पे, जैसे ही इन्होंने ये मॉडल बताया तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट आ गए। मैक्सवेल वहाँ पे हमने बताया था, बोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाले में बताया था, है ना? वही मैक्सवेल यहाँ पे आए। हाँ, तो मैक्सवेल फिजिक्स के थे वो। इन्होंने बताया कि भाई जब कोई चार्ज पार्टिकल आप घुमा रहे हो, जैसे इन्होंने बताया कि चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है इस तरह से, क्योंकि स्पेस एम्प्टी हो गया, पॉजिटिव यहाँ हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं होगा। तो अब जब कह रहे थे घूम रहा है, घूमते-घूमते उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होने के बाद वो गिर जाएगा आके। तो फिर इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। जब कोई रोटेट कर रहा है इसलिए, कंटीन्यूअसली वही रोटेट कर रहा है। हाँ, कुछ ना एनर्जी कहाँ चल जाएगी, नहीं जाएगी, तो बस वही चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो फिर एमिट करेगी। हाँ, बताओ, रोटेट करेगा तो एनर्जी एमिट नहीं करेगी? लॉस नहीं करेगी अगर वो रोटेट कर रहा है? हाँ, तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कहाँ दे पाए थे? अगर वही कुछ देते किसी से कोरिलेट करके तो ड्रॉबैक नहीं होता ना। वो बेसिकली बहुत बड़ा वो ड्रॉबैक नहीं था, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे ये। ये एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाए थे कि भाई रोटेट कर रहा है। तो जब उन्होंने कहा एनर्जी एमिट करता है तो उन्हें बताना चाहिए कि भाई वो चार्ज पार्टिकल है, किस तरह से वो बैलेंस है। उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। जब मैक्सवेल ने उसका कंट्राडिक्शन किया तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यही ड्रॉबैक रही। और बहुत सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना? उसका अब वो बेसिकली उस मॉडल के अकॉर्डिंग ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन नहीं कर पाए थे। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि एटम्स कंबाइंड हो जाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो क्या इस मॉडल का ड्रॉबैक है? लेकिन है ड्रॉबैक इसका, कि वो नहीं बता पाया भाई एटम कंबाइंड क्यों हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी ड्रॉबैक है। तो किसकी थी? एटम का मॉडल ही तो दे रहा है ये, और किस पे थी? एटम का मॉडल दे रहा है तो एटम कंबाइंड होता है, ये भी बताना चाहिए इसको। साइंटिफिक के अकॉर्डिंग ड्रॉबैक है ये, ठीक है ना? साइंस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ड्रॉबैक है ये। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आगे डिस्कवर हुआ, वो भी नहीं दे पाया। इस तरह से बहुत सारी ड्रॉबैक रही इसकी।
हम्म, अब इससे नहीं जा सकते तो अभी उस पे क्यों चर्चा करें, जब जाएंगे तो सोचेंगे। हम्म, इस विषय में क्यों चर्चा करें। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के लिए, प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल दिया, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन एमिट पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, एक क्वेश्चन और हमसे यहाँ पे बहुत ज्यादा वो बन रहे थे कि भाई इसमें कौन सा अल्फा, कौन सा रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, बताइए जरा। यूरेनियम तो उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था जब इन्होंने बताया था। आप बताओ कौन सा है, कौन सा इन्होंने सोर्स लिया जो। नहीं, ऑप्शंस क्यों है। नहीं, फ्रांसियम तो मैन मेड है, वो तो मैन मेड है। प्लूटोनियम वो सब मैन मेड है। वो अल्फा पार्टिकल ही है, हीलियम 2 प्लस नहीं, वो अल्फा पार्टिकल है, इससे निकलेगा वो जो He डबल प्लस है वो अल्फा पार्टिकल्स का ही है, जो इससे निकलता है वो अल्फा पार्टिकल्स है बस। पोलोनियम लिया था। हाँ, अब ऐसे तो क्लोज आ ही जाओगे। प्लूटोनियम, फ्रांसियम, पोलोनियम लिया था। क्योंकि इसके कई सारे आइसोटोप्स हैं, उसमें वो अल्फा भी इमिट करता है, बीटा भी इमिट करता है, तो हमें वो आइसोटोप चाहिए था जो केवल अल्फा इमिट करे, बीटा इमिट ना करे। हाँ, केवल अल्फा इमिट करता है, केवल अल्फा। ठीक, केवल क्या ये अल्फा मतलब पॉजिटिवली चार्ज समझ लीजिए आप, बीटा का मतलब निगेटिवली चार्ज समझ लीजिए, गामा का मतलब न्यूट्रल समझ लीजिए बस। तो ये पॉजिटिवली चार्ज का अटैक करवाना चाह रहे थे एटम पे, तो पॉजिटिवली चार्ज को रिपल करे और वो वापस आए, ऐसा सोच रहे थे जब परफॉर्म करने से पहले। तो इसीलिए इन्हें अल्फा लिया, इनके चॉइस अल्फा इसीलिए थे क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज जो बताया था थॉमसन ने फैला हुआ है, बस उसको चेक करना चाह रहे थे। अगर निगेटिव भेजेंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा, डेविएट हो जाएगा अगर निगेटिव भेजते तो, क्योंकि वो है, वो अट्रैक्ट कर लेगा, अगर अट्रैक्ट कर लेगा डेविएट कर सकता है ज्यादा। वो बेसिकली एब्जॉर्ब कर सकता है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि जब तक वो है तो नेगेटिवली चार्ज एब्जॉर्ब कर सकता है, और अभी पॉजिटिवली चार्ज है तो रिपल करेगा, ऑब्वियस की बात है, वो नहीं आ सकता है। अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो फिर एब्जॉर्ब करेगा वो। हाँ, तो एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा हो जाएगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भी एक सोमर फील्ड मॉडल आया था, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए नहीं बता रहे, कभी आता नहीं। सोमर फील्ड मॉडल आया था। हाँ, तो वो आता नहीं, खाली उन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल घूमता है, तो बस इतना सा था, लेकिन उसको आता नहीं कुछ। हाँ, तो भाई बहुत पूरा तरह से गलत नहीं है वैसे, क्योंकि अर्थ वो है, इलिप्टिकल पाथ भी है, अर्थ का इलिप्टिकल पाथ है उसके सन के सराउंडिंग, एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है। हाँ, तो इसीलिए सोमरफील्ड ने इलिप्टिकल पाथ बताया था इलेक्ट्रॉन का। बेसिकली देखो, रदरफोर्ड में इसकी रदरफोर्ड हाँ, रदरफोर्ड में कमी क्या आई, इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे थे, तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमाया, कह रहे थे अब बताओ गिरेगा क्यों नहीं, खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस करवा रहे थे, मैक्सवेल ने इस तरह से बताया। ठीक, अब रदरफोर्ड का मॉडल याद रखें आप, इतना है केवल, ये रदरफोर्ड का मॉडल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने लिख दिया, ये किसका है, रदरफोर्ड का है। थॉमसन का कैसा मॉडल है, थॉमसन का मॉडल है, मान लीजिए पूरी यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है, ये थॉमसन है आपके, ये रदरफोर्ड है। क्या है, क्या कह रहे हो। सोलर सिम वही तो बताया, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करवा रहे थे, उस समय सब वो था, स्फेरिकल था, इसीलिए स्फेरिकल लिया गया है। वही तो बता रहे, वही तो बताया भी, वही तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये देते तो ड्रॉबैक थोड़ी था, ये कुछ बता ही नहीं पाए थे। अभी वो यहाँ बता रहे ऐसा क्यों होता है, अभी बता रहे यहाँ ऐसा क्यों होता है।
वो देखो यहाँ पर ये कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, जो बता रहे हैं यहाँ पे बताने दो ना हमें, वो नहीं दे पाए ना। उन्होंने कहा भाई प्लस और माइनस घूम रहा है आपस में। हम्म गिरे इसलिए कि प्लस वाला खींच रहा है। भाई मैक्सवेल रीजन, मैक्स वो क्या कह रहे हैं, रदरफोर्ड रीजन नहीं दे पाए। ये आप ही तुम बता रहे हो कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, मैक्स वो रदरफोर्ड रीजन नहीं दे पाए कि भाई वो सेंट्रीपिटल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल रहेगा, बैलेंस है। रदरफोर्ड नहीं दे पाए रीजन। अगर दे लेते उनका मॉडल तो फिर ड्रॉबैक नहीं होता ना। नहीं हुई होगी ये, इतना तो हमें आइडिया नहीं, लेकिन ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, नहीं दे पाए वो। अगर वो देते एक्सप्लेनेशन तो जरूरत ही नहीं थी। सुनिए, थोड़ा सा बोहर मॉडल को और उसमें कंपेरिजन करवाइए आप। बोहर मॉडल और उसमें अगर स्केच बनवाना चाहें, बात ना करो भाई, हमसे पूछ लो, बात मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है। अगर बोहर और रदरफोर्ड में आप कंपेरिजन करवाना चाह रहे हो तो स्केच से केवल कंपेरिजन करवाना चाह रहे हो। देखो ये रदरफोर्ड मॉडल है, किसी का भी हो, किसी का भी हो, हाइड्रोजन, सोडियम और जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे सबका यही था हमारे पास। इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? उसमें जो जो ये आप इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है, उसको ऑर्बिट या सेल बोला गया। क्या बोला गया? ऑर्बिट या सेल बोला गया। क्योंकि अगर एटम था स्फेरिकल लिया तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह थे, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है कितने किसमें भरे जाए ये कुछ नहीं बता पाए भाई। पहली चीज तो यही नहीं बता पाए, वो तो बहुत दूर की बात हो गई कि वो हो गए। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करें, सोडियम की बात करें, तो क्या उसके लिए पर्याप्त है, इनफ है क्या ये? नहीं है ना। तो उसके लिए बोहर ने अपना मॉडल दिया कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ही ऑर्बिट में नहीं होता है, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। इन्होंने वर्ड यूज किया, क्वांटाइज्ड होती है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो ये नहीं हो कि एक ही ऑर्बिट में बहुत सारे सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ही ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसा थोड़ी होगा। तो इन्होंने बताया, देखो क्या होगा। पहला तो बताया सुनो, हम पॉस्टुलेट लिख नहीं रहे, पहला बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, सेल्स, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये वर्ड दिए इन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। पहली बार यूज किया फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इन्होंने कुछ नहीं बताया भाई, केवल बता दिया इलेक्ट्रॉन घूमता ही खुद ही वैसे नहीं थे, इसलिए ड्रॉबैक है वो बता नहीं पाए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, इसीलिए ड्रॉबैक है। क्या बताया? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, सेल्स या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट्स, कई सारे नाम हो गए। इसका क्या नाम हो गया भाई? ऑर्बिट्स हो गया, ऑर्बिट्स के बाद सेल्स हो गया, एनर्जी लेवल्स हम लिख रहे हैं, ये सारे नाम इन्होंने दिए हैं। या फिर स्टेशनरी स्टेट्स हो गया। ये इन्होंने बताया। ठीक, इनका जो ऑर्बिट का नाम है, जैसे अब ऑर्बिट का भी नाम हो गया, पहला दूसरी तीसरी इस तरह से, उसका नाम था के, एल, एम, एन और डेट डैश ओ। ऑर्बिट का नाम, अब ऑर्बिट का नाम इन्होंने नहीं दिया, लेकिन इसे चर्चा नहीं की जाती, ऑर्बिट का नाम इन्होंने नहीं दिया। कोई दूसरे थे जिनका नाम के शुरू हो रहा था, इसलिए उन्होंने ऑर्बिट का केवल नाम रखा है, के एल एम एन ओ। हाँ नाम है, उसका के से शुरू है, तो इसलिए के से, इसीलिए सेल्स के से शुरू हो रही है। नहीं, बर्कला कोई नाम था, के बर्कला, ऐसा सर्च करोगे तो मिलेगा, BARKL ऐसा कुछ। इतने तो अजीबोगरीब नाम रहते हैं ना, तो इसलिए। तो सेल ये हो गई, पहली सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी है, पांचवी, इस तरह से। आगे भी नाम है उसी तरह से आगे भी PQRS कर सकते हो आप। हाइपोथेटिकल है लेकिन हो सकते हैं, वो इसी तरह से आगे हो सकते हैं। अब सुनो, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था ना, रिवॉल्व कर रहा था, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्या होती है? चार्ज ही बर्कला ना, हाँ वैसा ही, वही है, वही होगा। जी से शुरू था, हाँ, तो के से उसके बाद दिया है, वही है।
चार्ल्स जी बर्कला था, जी से नाम था ना उनका, तो के से नाम इसीलिए लिखा सेल से। यही लॉजिक है, उन्होंने यही लॉजिक से ये सेल के नाम लिखे हैं। क्या जो वो बनाएंगे, हम अगर आज कुछ बनाते हैं तो वो सब मानना पड़ेगा, कोई वो चीज नहीं है। थॉमसन ने तो 12 साल मॉडल चला उनका, है ना। और जो रदरफोर्ड भी थे उनको नहीं गलत पकड़ पाए, खूब महान थे, उनके स्टूडेंट थे। ये थोड़ी कहेंगे तुम गलत बता रहे हो। हम्म, हाँ और क्या, सही नहीं पता। एंगुलर मोमेंटम, अब मोमेंटम, ये आप जानते हैं भाई, मोमेंटम क्या है भाई, mv। मोमेंटम अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, किसी वेलोसिटी v है और मास m है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, mv। अगर वो हमारा सर्कुलर में मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम ns/2 पाई होता है। ये n का मतलब है, ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। किस में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में। तो n की वैल्यू केवल 1 2 0 भी हो सकती है, 0 नहीं होगी, 1 होगी केवल, 1 2 3 डैश 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 कहीं तक भी। ठीक है ना, इनफाइनाइट तक हो सकती है कि भाई कितना भी है इसकी हमें नहीं आइडिया है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो एन की वैल्यू ये क्वांटाइज्ड बता रहा है कि भाई एनर्जी उसकी है। तो अच्छा क्वांटाइज्ड, अभी और देखो 3, इसकी एनर्जी आप यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनो, यहाँ पर है एक बार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को हम ले रहे हैं। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये जंप तब तक नहीं करेगा जब तक उसको इतनी एनर्जी ना मिल जाए। ये चीज समझो पहले, उसको कितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते रहो आप, वो जंप तब तक नहीं करेगा जब तक इतनी एनर्जी ना मिल जाए। जैसे मान लीजिए इसका गैप है, गैप की एनर्जी 10 जूल है, 10 किलो जूल है। अगर उसको 9.99 मिली है तो जंप नहीं करेगा, जैसे ही 10 मिली तो यहां से आ जाएगा। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतना जितना उसका गैप है, तो वो जंप करेगा अपने से हायर एनर्जी लेवल। और अगर जैसे यहां पर है, यहां पर ध्यान सुनो, यहां पर है, तो ये क्या करेगा, अगर रिलीज कर रहा है तो ये तब तक ग्राउंड स्टेट पे नहीं आएगा जब तक इतनी रिलीज ना करे। ये चीज समझ लें आप पहले। उस जो मैक्सवेल बता रहे थे वो चीज नहीं होती है। ये एनर्जी क्वांटाइज होती है। क्या होती है, क्वांटाइज होती है। एनर्जी इतना लॉस करेगा तो नीचे से ग्राउंड लेवल में आएगा, ऐसा नहीं कहीं बीच में घूमने लगेगा, ऐसा नहीं है। तो डेल्टा ई जो है कैसे निकलेगी आपकी, E2 - E1। फिलहाल तो इतना ही रखें क्योंकि E = SC/λ, ये हम आगे बताएंगे। 6.626 34 जूल HC/λ। तो इसकी मीटर और इसकी मीटर सेकंड, जूल सेकंड, इसकी यूनिट जूल सेकंड। वैसे तो लिखनी है ना, तो कैलकुलेशन मेरा। तो ऑप्शन आपके पास दो चॉइस होते हैं, अगर वैसे आ रहा है इंटीजर टाइप तो आप बिल्कुल भी ना करें ऐसा, क्योंकि उसमें इंटीजर आपका 1 का 2 हो जाएगा तो पूरा गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शनल है आपका तो आप 6.6 से कर लें, वो आपके पास है, क्योंकि उससे आंसर आपका अप्रॉक्स मैच हो जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर टाइप है तो कभी 6.6 से ना करें, उसमें 1 का डिजिट का फर्क पड़ जाएगा तो आपका गलत कर देगा सारी मेहनत। 6 ही लिखे जब इंटीजर टाइप है तो। अगर कुछ उसको लिखवाना होता है तो अलग से देता है, वो अगर उसको कैलकुलेशन आप उससे कम करवानी होती है तो 6 देगा, इसकी कहेगा 6 ले लो, आप उसका एज्यूम कर लो 6। कभी नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं बोलता है, क्लोजेस्ट इंटीजर नहीं, तो फिर क्लोजेस्ट में जिसके गलत भी हो रहे होंगे वो भी मिल जाएंगे, क्लोजेस्ट चाहिए, इसलिए ऐसा कभी नहीं बोलेगा। ठीक, सुनिए यहाँ पे, सुनिए सुनिए सुनिए। इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एनर्जी का अगर लॉस करता है तो अपने से ग्राउंड में आ जाता है, और अगर एब्जॉर्ब करता है तो हायर में चला जाता है। ये प्रोसीजर होता रहता है, ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर रुक जाएगा, होता रहता है ये प्रोसीजर। और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो एनर्जी का लॉस नहीं करता है, वो एनर्जी का लॉस नहीं करता है, क्वांटाइज है। यहाँ पर उन्होंने क्या वर्ड बताया, क्वांटाइज है। क्या बताया, क्वांटाइज है। समझ रहे हैं, क्वांटाइज का मतलब ये नहीं कि, क्वांटाइज का मतलब ये है कि जैसे इतनी एनर्जी अगर है उसके, मान लो 20 किलो जूल गैप है ये, जब तक 20 किलो जूल एनर्जी लॉस नहीं करेगा तब तक ग्राउंड में नहीं आ सकता है, तब तक उसी में रिवॉल्व करेगा। जैसे ही 20 हो गया तुरंत ग्राउंड में आ गया।
और फिर 20 अगर उसने एब्जॉर्ब किया तब वो अपने हायर में जाएगा। ये है इसका मतलब, ठीक है ना? ये एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इक्वल है, ठीक है ना? n क्या है हमारा? अ, n नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल्स या एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट कुछ भी इतना। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का लॉस और वेट नहीं करेगा। रीज़न देखो, रीज़न क्या है यहाँ पे, जैसे कि रीज़न तो बाद में दिए गए हैं, देखना अभी। रीज़न तो ये है जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल ग्राउंड में लेवल पे आ गया है, तो इसके बीच में भी एनर्जी लेवल होती है। अब एक चीज़ और सुनो, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी मानते हैं कि फिक्स होती है, हर एक ऑर्बिट की फिक्स होती है। तो पहले तो ये अज़्यूम कर लो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिस ऑर्बिट में जाती है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के पास खुद की एनर्जी नहीं है, ये समझ के चलो आप। ऑर्बिट की एनर्जी उतनी फिक्स है कि पहले ऑर्बिट कितनी है, दूसरे कितनी है, तीसरे कितनी है, चौथे कितनी है, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। तो जब इलेक्ट्रॉन उसमें गया, तो उस ऑर्बिट की एनर्जी में इन्वॉल्व हो गया, उसी की एनर्जी से रोटेट कर रहा है। तो जैसे ही इसमें गया है, तो अब इसकी एनर्जी से लॉस कर रहा है, तो किसी ऑर्बिट की एनर्जी कम नहीं होगी। तो इसलिए जब वो उसकी एनर्जी से लॉस घूम रहा है, तो इसलिए वो फिक्स हो गया है, वो बंधा हुआ है कुल मिला के। ये पॉजिटिवली जब कोई चीज़ घूम रही है, तो उसके द्वारा फोर्स बाहर लगता है। कोई अगर चार्ज पार्टिकल रोटेट हो रहा है, उसके द्वारा फोर्स क्या लग रहा है? बाहर लग रहा है। और जो बीच में न्यूक्लियस है, जिसका सेंटर है, जिससे के थ्रू घूम रहा है, जिससे बंधा हुआ है ना? जिससे बंधा हुआ है। सेंट्रीपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। अंदर की ओर क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल बोलते हैं। हाँ, तो अंदर की ओर जो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज लग रहा है, वो सेंट्रीपिटल है और जो उसका खुद का बाहर है, वो इक्वल है। वो नहीं गिरेगा, वो नहीं गिरेगा। अगर आज की डेट में हमें समझना है इसको, तो एक भरी बाल्टी ले लो आप, भरी बाल्टी ले लो, है ना? उस बाल्टी को आप ऐसे घुमाओगे स्लोली, स्लोली, तो पानी फैल जाएगा। तेज घुमाएँगे तो नहीं गिरेगा। रीज़न? रदरफोर्ड में हो सकता था, लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया ना, वही तो रीज़न बता रहे हैं हम आपको। इसने बता दिया, इसने सारी चीज़ें बता दी। मेन डिफरेंस यही था, रदरफोर्ड अपने मॉडल को नहीं एक्सपेंड कर पाए, कि भाई रदरफोर्ड का मॉडल अभी ये देखो जो था रदरफोर्ड मॉडल, ये मॉडल था केवल। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तक तो नहीं किया, कैसे मॉडल सही था? वो कुछ नहीं बता पाए। केवल उन्होंने एक चीज़ अच्छी रही कि जो थॉमसन का मॉडल पढ़ रहे थे, उसको उन्होंने इलैबोरेट कर दिया कि भाई वो गलत था। इनका खास बात यही थी कि भाई वो पॉजिटिव चार्ज इन्होंने बताया सेंटर में था। इसके बाद लोगों ने आगे सोचा, इसीलिए सब चीज़ें पढ़ते हैं। थॉमसन का क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सबसे पहले उसी ने बताया। इनका क्यों पढ़ते हैं? इनका क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि थॉमसन को डिस्प्रूव इन्होंने किया और इन्होंने कुछ तो सही बताया ना इतना। इस वाले पार्ट में देखोगे तो इतना पार्ट तो रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड अगर नहीं बता देता, फिर ये कहाँ से सोचते हैं उस विषय में? किसी न किसी को तो सोचना पड़ता। हाँ, डिस्प्रूव। अब जैसे ये है, इन्होंने अपना स्पेक्ट्रम भी दिया, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ये अब इनकी बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारा 1 इलेक्ट्रॉन पे स्पेक्ट्रम वगैरह सब दिया है। ठीक है ना? तो जब सब कुछ ये हो रहा था ना, तब न्यूट्रॉन-व्यूट्रॉन डिस्कवरी वगैरह नहीं हुई थी। 2 ही पार्टिकल चल रहे थे। आज की डेट में अगर आप जानना चाह रहे हैं, तो हम आपको बता दें थोड़ा-सा। एक चीज़ और सुन लो, फिर बताते हैं। 4th पार्ट, इधर सुनो। पोस्टुलेट नंबर 4, किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी ऑर्बिट में या सेल्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो कितने थे? 2n स्क्वायर। ये भी किसने बताया? सब बोहर ने बताया। किसने बताया? 2n स्क्वायर। जैसे कि अगर आप n 1 रख रहे हो, तो कितनी वैल्यू आएगी? 2। मैक्सिमम 2 है ये। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मत कोरिलेट करने लगना। ये मैक्सिमम बताया है इन्होंने, कि इससे ज़्यादा आप नहीं भर सकते हो। तो ये भी बात इनकी सही है। मैक्सिमम बताया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई रिलेशन नहीं इससे। हाँ, बिल्कुल, ऑर्बिट के बारे में बताया, ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में नहीं बताया। ऑर्बिटल के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं, सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे ऑर्बिटल के बारे में, सबसे लास्ट। हाँ, हाँ, मैक्सिमम ओवरऑल मतलब मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि उससे कम भी हो सकते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। मैक्सिमम का मतलब लूज़-वूज़ नहीं कर दे। वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, लूज़-वूज़ नहीं कर दे, वैसे भी कम भी हो सकते हैं, वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतने ही होते हैं। तो वो हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं बस। किसी में भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर आप 2 रख रहे हैं तो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर आप 3 रख रहे हैं तो 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आप 19 नहीं भरोगे उसमें। 4 रख रहे हैं तो 32 नहीं भरो मतलब 33 नहीं भरोगे, 32 अगर है।
तो वो सब इन्होंने बताया, वो सब इन्होंने बताया, ठीक है ना। क्वांटाइज्ड थी, पहली चीज ये समझें, क्वांटाइज्ड थी। ये इतनी बड़ी चीज है जैसे कि आज हमें कलर दिखाई देता है, ये केवल एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से दिखाई देता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये यहाँ तक चला गया, तो इसने जितनी वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब की उसका अपोजिट हमें कलर दिखाई देता है, इसलिए हमें सारे कलर दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज कलर नहीं दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना ले। फिर ये लॉस करता है, ऐसा नहीं कि एनर्जी परमानेंट गेन ही कर रहा है, लॉस भी करता है, गेन भी करता है, तो फिक्स वेवलेंथ हो गई ना इसकी, यहाँ से वहां जा रहा है, तो इसीलिए फिक्स हमें कलर दिखाई दे रहा है, इसका फिक्स कलर दिखाई दे रहा है, इसी वजह से, इसका एब्जॉर्प्शन और एमिशन की वजह से, समझ गए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे स्टेबल होता है, किसी को पता है, कोई आइडिया, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हैं, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके कि नहीं, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हो कि नहीं, पढ़ चुके हो, चलो आ जाओ फिर। जो ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे स्टेबल होते हैं भाई, आप तो इतने सारे लोग हो, आप तो एक जगह बैठते नहीं हो, अगर आप कोई हट जाए तो आप तो बैठते नहीं एक जगह, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक जगह कैसे थे ये बताओ हमें, कैसे हैं ये एक जगह पे। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हो पहले ये बताओ, अब हमें एक तो नहीं पूरी पढ़ना होगा, बताइए भाई, इतने से छोटे चैप्टर में ये कैसे आपस में झगड़ा नहीं कर रहा है, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल है, क्यों नहीं ये बाहर निकल रहा है न्यूक्लियस से। हाँ और क्या, क्योंकि पार्टिकल है भाई, सोचो अगर पार्टिकल है, तुमने कहा कि पार्टिकल उसके अंदर है, तो क्या पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता है, क्या पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता है, हम्म, नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे रिवॉल्व कर रहा है तो निकल के दूसरी जगह चला जाता है, तो प्रोटॉन भी जाना चाहिए भाई, प्रोटॉन भी जाना चाहिए। हाँ इलेक्ट्रॉन से भारी है, सही तो बता रही तुम लोग। हाँ वही तो, बहुत सारे क्वेश्चन, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन इनसाइड द न्यूक्लियस, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। बताइए भाई, बहुत सारे प्रोटॉन है इसमें, जैसे मान लो 100 प्रोटॉन है भाई, रिपल ही नहीं कर रहे एक दूसरे को, क्या लॉजिक है कि वो बाहर नहीं निकल रहे न्यूक्लियस से, क्या लॉजिक है भाई। नहीं भाई, ये बिल्कुल सही मॉडल है, गलत नहीं है, अभी हम रीजन बताएंगे सब सुनोगे। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हो ना थोड़ी बहुत, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हो कि नहीं, हम्म। अच्छा आपने न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा कोई पार्टिकल पढ़े हैं, कौन से, हाँ और कोई बताओ, हाँ न्यूट्रिनो जो बता रही है, और भी बताओ, और भी पार्टिकल होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो सही बता रही है, तो हंस क्यों रहे हो, न्यूक्लियन तो इसको कंबाइंड ही बोलते हैं। सुन लो भाई, आपने मॉडर्न फिजिक्स का वैसे है, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं, इसमें मेजान पार्टिकल होते हैं, इनका नाम सुना है मेजान पार्टिकल का, सुना जरूर होगा, पाई मेजान, मॉडर्न फिजिक्स पढ़िए, सुना जरूर होगा, पाई मेजान पार्टिकल होते हैं, पाई मेजान पार्टिकल होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्ट रिपल्सन फोर्स को बैलेंस करके रखते हैं। ये 3 टाइप के पार्टिकल आपके होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल। तो ये करते क्या है, जैसे कि आप सोचो प्रोटॉन पे चार्ज कैसा है, बोलो कैसा है, खत्म, ये प्रोटॉन का मतलब न्यूट्रॉन बन गया आपका, हाँ हाँ, उसी में होते ही है, पहले से न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बैलेंस इसीलिए करके रखता है, अदरवाइज न्यूक्लियस कभी बैलेंस नहीं होगा, पाई मेजान के अलावा, पाई मेजान अगर पार्टिकल नहीं है उसमें। तो ये देखो जरा आप, जो ये देखो, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन, तो पाई मेजान पार्टिकल पूरा ओवरऑल न्यूक्लियस को बैलेंस कर रहे हैं। इतना फिक्स होता है कि भाई जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज कर रहा है, उतना न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेंज करता है, इतना फिक्स होता है इसका। नहीं, प्रोटॉन का नंबर बिल्कुल फिक्स है, बताया तो रहे हैं। हाँ, मेजान पार्टिकल का नंबर फिक्स नहीं है, इसके लिए, इसलिए उसके लिए कभी चर्चा नहीं की जाती, कई सारे पार्टिकल्स हैं। हाँ भाई, अगर अंदर ही एक्सचेंज वो कर रहे हैं, ध्यान सुनो, इतना सा न्यूक्लियस से अगर अंदर ही वो एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर बाहर नहीं जाएंगे ना,
उनको अंदर ही बिजी रखे हैं। अंदर अंदर का मतलब है उसमें जो पार्टिकल्स है यहाँ पर, अगर ये आपस में एक्सचेंज हो रहे तो फिर बाहर क्यों जाएंगे? अगर ये फ्री है, अपने प्लस प्लस रिपल करेंगे तो फिर बाहर वो निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। रेडियो एक्टिव में यही होता ही है, रेडियो एक्टिव में यही होता है फिर। हाँ और क्या, इसीलिए तो अनस्टेबल होता है उसका न्यूक्लियस, डिके होता रहता है बार बार। हाँ बाकी और भी पार्टिकल्स होते हैं। हाँ बताओ। तो अब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे, धीरे धीरे रिसर्च होती है उनकी। अभी रिसेंटली किसके कोई पार्टिकल हुआ था, अभी अभी केमिस्ट्री में कोई पार्टिकल डिस्कवर हुआ था, पार्टिकल ही डिस्कवर किया गया है। अ, अभी इस रिसेंटली 10 अक्टूबर को नोबेल प्राइज भी मिला है। हाँ इसी 10 अक्टूबर को कोई डिस्कवरी हुई है कि अब हम जैसे इलेक्ट्रॉन को अभी नहीं देख सकते ना, 10⁻15 सेकंड तक देख सकते थे, आप 10⁻18 सेकंड में क्या चीज हो रही है इसको देख सकते हैं हम। हाँ 10⁻18 सेकंड में क्या चीज हो रही है देख सकते हैं। होगी, बिल्कुल होगी। हाँ ये पार्टिकल्स का क्या नाम है, उसका पार्टिकल्स का नाम याद था। कुछ और था शायद उसमें, हमें याद आ रहा कुछ और। प्राइज मिलती है 7 करोड़ से 10 करोड़ के बीच, बढ़ता रहता है ना। लास्ट ईयर है, हाँ लास्ट ईयर वो बढ़ता रहता, 7 से। हाँ मिनिमम 7 करोड़ मिलेगा, बाकी ज्यादा मिलेगा उससे। अल्फ्रेड नोबेल तो उसी के केवल उसका इतना पैसा था कि उसके केवल बैंक बैलेंस के ब्याज से, मतलब इंटरेस्ट से केवल सबको दिया जा रहा, फिर भी उसका पैसा खत्म नहीं हो रहा, इतना पैसा था उसके पास। वो 1900 में मर गया था। उसी के पैसे से तो नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, उसी के पैसे से नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। और क्या, जैसे बहुत पैसा था भाई उसके पास। डायनामाइट, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, CS3, हाँ बस उसका यूज किया, डिस्कवर किया था। उसको बनाने के बाद बहुत पछताया भी था कि हमने क्या बना दिया है, हैं? तभी तो देता ही है, इसीलिए तो देता ही है।